अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। दुनिया में जो आजकल सारे मामला चल रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हैं, अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, ट्रंप जीत गए हैं, 20 जनवरी को वो टेक ओवर करेंगे, उनकी काबीना की कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं, उनकी भी आगे कांग्रेशनल अप्रूवल होती है। बहरहाल उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान पॉलिसी क्या होगी, इस खित्ते में क्या होगा, यूक्रेन की जंग के हवाले से भी बहुत बातचीत हो रही है। इस वक्त दुनिया डिस्कस कर रही है कि अमेरिका ने जो अपने मिसाइल फ्राहम किए थे यूक्रेन को, लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। प्यूटन कभी कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की भी धमकी दे रहे हैं और उसके भी तरह तरह के इस्तेमाल पे गॉसिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो पानी में फेंक देगा, पूरा यूके डूब जाएगा। बहरहाल जितने फसाने, जितनी भी मुंह है उतनी ज़ुबान, उतनी फसाने ये चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक और बहुत ज़्यादा चली हमारे यहाँ एक बात, और वो भी एक फैंसी स्टोरी कह लें, ये हकीकत है कि जी ट्रंप आएंगे और इक़्तिदार में कॉल आएगी, अडयाला जेल खुल जाएगी और सारे हमारे कवानीन जो हैं वो मलिया मेट हो जाएंगे और खान साहब की रिहाई हो जाएगी। पता नहीं उनमें कोई मुमारसलत भी है, कोई नफ्सियाती या जिस्मानी, शायद वो कोई मसाइल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ अगर हमें वक्त मिला तो चूँकि ये मौजूद काफ़ी ज़ख़ीम है, तो उसमें पाकिस्तान के मौजूदा तनाज़र में जो सिनेरियो इमर्ज हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक मौजूद तरीन शख्सियत है, हमने उन्हें मदऊ किया है, हमारे लिए उन्होंने ख़ास तौर पे वक्त निकाला है अपनी मसरूफियत में से। फ़ॉरेन अफेयर्स पे अथॉरिटी जाने जाते हैं, मेरी मुराद है जनाब सैयद मोहम्मद मेहंदी। आप सीनियर कॉलम निगार हैं और फ़ॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेहंदी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका मियां साहब। अच्छा मेहंदी साहब, ये पहले तो अब ट्रंप के बारे में हमारे यहाँ जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, हर बंदा ऐसे लगता है जैसे अमेरिका का बहुत एक्सपर्ट हो कि जी ये आ गया, जंग रुक जाएगी, वहाँ गज़ा का भी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। तो अमेरिका का जो सदर होता है वो वैसे तो एग्जेक्टिव ऑर्डर की अथॉरिटी यानी आम सदूर से ममालिक ताकतवर ही होता है, लेकिन उसके ऊपर भी तो कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पहले ये बताएं कि वहाँ पेंटागन को कितना असर रसूख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ साहब। मियाँ साहब, बात असल में ये है कि दुनिया के अंदर ना अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया के हर मुल्क से सरहद मिलती है। मेरा ख्याल ये है, ठीक है। तो वो इसलिए दुनिया के हर मुल्क पर उसका एक ना एक उसका इंटरेस्ट जो होता है ना, आप उसे आप इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, जो भी कहे, वो मौजूद होता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उसमें ज्यादा रोल जो है वो पेंटागन ने दिया है। अच्छा। और पेंटागन ने ये काम किया है कि उसने जहां जहां उसकी इन्वेस्टमेंट है या उसके इंटरेस्ट है, वहां को जो सिक्योरिटी फराहम की है या वहां पर अपने मफादात को हासिल करने का है, वो काम असल में पेंटागन ने किया। चेहरा जो है वो बुनियादी तौर पे सदर का डिपार्टमेंट का या सदर का होता या स्टेट डिपार्टमेंट का। हाँ, लेकिन जो असल काम कर रहे होते हैं वो पेंटागन ही कर रहे होते हैं। ताकत का सरचश्मा पेंटागन। बिल्कुल। और खास तौर पे अगर मैं क्या हम अपनी कैच लाइन भी बना लेना। खास तौर पे अगर आप गौर फरमाएं, जो तीसरी दुनिया है ना, उनके साथ तो टोटली राब्ता ही पेंटागन का होता है। मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है कि जो अमेरिकन सफीर होता है किसी भी मुल्क के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो CIA का स्टेशन कमांडर होता है। CIA स्टेशन कमांडर का जिक्र जो है वो बहुत खास वक्तों के अंदर तो होता है, वरना अमूमन उसका जिक्र आमतौर पे सुना है वो अंडर कवर ही होता है। वो अंडर कवर यानी जाहिर नहीं होता, पता तो होता है, लेकिन मैं आपके सामने जाहिर होते रहे। लोगों को पता होता है कि कौन है कौन नहीं है, हुकूमतों को भी पता होता है, लेकिन बहरहाल वो ज्यादातर डिप्लोमेट काम कर रहे होते हैं। और दुनिया में हर जगह पर जो है वो पेंटागन हो या कुछ और हो, उसके बल्कि हमारे इदारों के भी जाते हैं, हमारे इदारों के भी जाते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के इदारों के भी आते हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो जो आपने असल सवाल किया है कि पेंटागन का रोल जो है ना जी, वो अभी भी बहुत ज्यादा रहेगा। और हम लोग ये बात को समझते नहीं है, हम कह देते हैं कि आ गए ट्रंप साहब। देखें, ट्रंप साहब जरूर आ गए हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स के अंदर पॉलिसीज में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं हुआ करती। दूसरे नंबर पर यह है कि ट्रंप साहब ही पहले आदमी थे जिन्होंने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में यूक्रेन को सबसे जदीद असला प्रोवाइड किया था।
था। यानी ये ट्रम्प साहब के दौर के अंदर हुआ अच्छा। था। बाइडेन साहब के दौर के अंदर तो जंग हो गई जो रशिया ने शुरू कर दी, लेकिन असला देना या नेटो की मेंबरशिप की बात करना, ये सारी बातें आगाज उस वक्त हुआ। ये उस वक्त आगाज हुआ था। ठीक तो है। इसलिए ये कह देना कि बिल्कुल ट्रम्प साहब जो हैं वो इस बातों से बिल्कुल बेनियाज है, ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रम्प साहब ये चाहेंगे कि यूरोप को ये दिखाकर, वो पिछली दफा भी उन्होंने कोशिश की थी, उसमें किसी हद तक कामयाब हुए थे, कि नेटो का जो बजट है उस बजट में पैसों को बढ़ाया जाए और यूरोप ज्यादा दे। यूरोप ज्यादा दे। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो अभी 1-1.5 हफ्ता पहले फ्रांस के सदर ने ये कहा है कि हम कब तक अपनी दिफा का जो है वो दारुल मदार अमेरिका पर करेंगे, तो हमें अपनी दिफा को खुद करना है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप को अपना दिफा खुद करना है। तो वहां पर भी ऐसी आवाजें मौजूद हैं, यानी नेटो के अलावा भी कोई इत्तेहाद बन सकता है। बिल्कुल आप ये इंडिया दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नेटो अच्छा। पर सिर्फ बेस करना, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। नेटो पर सिर्फ बेस करना अब वक्त का तकाजा नहीं है। नेटो के पैरेलल यूरोपीय यूनियन को भी अपनी, क्योंकि अगर आप यानी आपका कहने का मकसद है कि यूरोपीय यूनियन ना सिर्फ इकोनॉमिक अलायंस रहे बल्कि इसको किसी हद तक दिफाई। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं अच्छा, कि अगर आपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है तो आपकी अपनी दिफाई लाइन होनी चाहिए। आपको सिर्फ अमेरिका की दिफाई लाइन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप गौर करें तो जर्मनी वगैरह की या और मुल्कों की कोई खास अब फौज नहीं है, आप उनका कोई ज्यादा नाम नहीं सुनते। वो अपना हिस्सा नेटो में डालते हैं जो अब ट्रम्प साहब मजीद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बजट में शायद जर्मनी ने, अमेरिका के बाद जर्मनी ने ज्यादा दिया ना। जर्मनी दे। ठीक है। तो जर्मनी जो है वो फ्रांस अब ये कह रहा है कि इसको तो अपनी जगह रखो, लेकिन अब हमें भी, और फ्रांस इसका इंजन बनना चाहता है, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन में आप पावर को देखें तो वो फ्रांस के पास सबसे ज्यादा पावर, इकोनॉमिकली जर्मनी आगे है, लेकिन वेपनाइज और इस हवाले से जो है वो फ्रांस, एटमी पावर भी है और ये सारी चीजें। तो ये जो असल में जो ट्रम्प साहब का, फ्रांस भी मेंबर है जी उसका सलामती काउंसिल का। जी जी, वो भी मेंबर है जी, वन ऑफ जो P5 है। जी बिल्कुल, ठीक है जी, जो ईरान के साथ सारा जी जी रीप्रोसेसिंग प्लांट का किसी जमाने में आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी इन्हीं से आगाज किया था जी। तो फिर अमेरिका तरफ आ गया ना बीच में। जी जी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश जब पाकिस्तान की तरफ से सफीर बनकर गए फ्रांस में और हॉलैंड में, तो उनकी जाती दोस्ती थी उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस से, वो उनके क्लास फेलो थे। ठीक है। तो अगर आप उस दस्तखत उस वक्त कौन थे, डिगॉल थे या बाद में डेस्टैंग वगैरह? जी डेस्टैंग थे मेरे। ये लोग जो थे, ये हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, वो फ्रांसीसी का लफ्ज है ना। अच्छा। तो वो ये साइन करने वाले थे, क्योंकि नवाब मुजफ्फर अली कजलबाश वैसे तो पॉलिटिकली भुट्टो साहब के खिलाफ थे, लेकिन भुट्टो साहब स्पेशली उनके घर पहुंचे थे और भुट्टो साहब ने पूरा प्लान करके उनको वहां पे भेजा था, और स्पेशली ये मिशन काम लेकर आए थे। अगर आप उस वक्त देखें तो मुमताज दौलताना साहब को ब्रिटेन भेजा गया था और मुजफ्फर अली कजलबाश साहब को पेरिस और एम्स्टर्डम, दोनों जो थे वो मुजफ्फर अली कजल। तो ये बहरहाल ये एक अलग स्टोरी, लेकिन हमारा मुआहदा तो हो गया, हमारा मुआहदा हो गया। तो फिर अमेरिका बीच में आ गया, फिर ज़ियाउल हक साहब का क्योंकि मार्शल आ गया, तो उस ज़ियाउल हक साहब के मार्शल को बुनियाद बनाकर उन्होंने जो है वो उसको, लेकिन उस वक्त हमारा जो भुट्टो साहब ने, बल्कि फिरोज खान नून साहब ने जो शुरू किया था एटमी प्रोजेक्ट, वो अपने मराइल को तय करता हुआ और 80s में। आप ये कह सकते हैं कि भुट्टो साहब ने महमेज लगा दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ। हाँ, तो ये जो यूक्रेन का जब आप बता रहे हैं कि ट्रंप ही के दौर में ये आगाज हुआ, तो यूक्रेन की जंग जो है वो बुनियादी तौर पर जो थी वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो डेमोक्रेट्स ने शुरू कर दी और रिपब्लिकन। हाँ, ये आपने बात बड़ी वजाहत की है। और जो अगर आप उस वक्त का कांग्रेस देखें या उस वक्त का सेनेट देखें अमेरिका का, तो जितना वोट डेमोक्रेट्स ने दिया है उतने ही वोट जो हैं वो रिपब्लिकन। हाँ, वो हम लोगों को बता दें कि इसको हम बाई पार्टीजन कहते हैं, कि बाई पार्टीजन यानी दोनों बड़ी पार्टियों का, जो मेजर पार्टी है उनका वोट पड़ा। और जो बजट मंजूर हुआ है इन दोनों की वजह बगैर तो बजट मंजूर नहीं हो सकता, तो इन दोनों की मर्जी से जो है वो बजट। इसका मतलब हमारे यहाँ ये गलत तस्वर है कि जी वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में बहुत ज्यादा फर्क है। नहीं, बिल्कुल काफी हद तक पॉलिसी गाइडलाइन आप कह रहे हैं कि पेंटागन ही से आती है। फॉरेन अफेयर्स के अंदर आप देखें ना कि पेंटागन से क्यों आती है, क्योंकि उनका दिफाई जो मॉडल है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में जी ये फैसला हुआ कि अब सिर्फ अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही तिजारत करेंगे तो हमारी तिजारत को प्रॉस्पर नहीं होगी। अब हमें अपने पैसों को जाकर बाहर लगाना है। ठीक है। और उस जमाने के जो बड़े अखबारात थे उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा इदारिये लिखे और फिर फैसला ये हुआ कि पेंटागन जो है वो इनको कवर देगी जब ये पैसे जाकर लगाए जाएंगे। मतलब मिडिल ईस्ट में जैसे कहते हैं, मेहदी साहब कहते हैं 600-700 उनके अड्डे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इसमें शक नहीं है। इतने तो हैं के अंदर जो है उनके। उस दिन मेरे साथ एक नेवी कमांडर बैठे थे तो वो कहने लगे हाँ कभी वो शिफ्ट भी करते रहते हैं, देखिए कुछ कतर में, कुछ सैन डिएगो में, इंडियन ओशन में। जिस मुल्क का जिक्र, साउथ चाइना के पास भी है इनके कहीं, साउथ चाइना के पास भी उनके मनीला के अंदर उनके बहुत मनीला में उनके जो है वो अड्डे मौजूद है। और फिर मनीला से आप आगे आ जाएं तो सबसे बढ़कर ताइवान के अंदर उनके अड्डे हैं। अभी 2-2.5 हफ्ते पहले चीन ने उनको, क्योंकि चीन को इस बात का अंदाजा हो रहा था उसमें काफी अलर्ट है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उससे पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है पहली दफा। और वो एक्सरसाइज इस मकसद के लिए की है कि अगर किसी वक्त भी ताइवान को क्लोज करना, ब्लॉकेट कर लेते हैं, ब्लॉक कर दिया जाए उसको कि वो इसके साथ वो ना हो। तो ये हमारा मसला ही है पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का मसले दो हुए हैं सैफ साहब। इस हम तो इस पीटीआई के लोग तो समझ रहे हैं कि इमरान खान के कजन है, शायद मामू के बेटे हैं। बात असल में ये है कि हम जो है ना, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का इंटरेस्ट होता है और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वॉच भी करता है, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट इमरान खान सिर्फ नहीं है। उसके इंटरेस्ट जो है वो इससे बढ़कर हैं पाकिस्तान में। और सबसे बढ़कर बात यह है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तान ने ट्रम्प साहब के आने से पहले एंगेज नहीं किया रिपब्लिकन पार्टी को। आज की रिपब्लिकन पार्टी बुश के जमाने की रिपब्लिकन पार्टी नहीं है। इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और ये ट्रम्प के इर्द गिर्द घूम रही है। हम लोग जो थे, हमारी सियासी जमातें भी और हमारा फॉरेन ऑफिस भी, वो आंखें बंद करके बैठे रहे। अब जो है वो अखबारात में ये खबरें आ रही हैं, मसलन आज ही के जंग में ये खबर आई हुई है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी और हमारी, आप तो जंग में माशाल्लाह कॉलम भी लिखते रहते हैं ना, सियासी जमातें जो है वो बताऊं जी बहुत परेशान है क्योंकि वहां जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और ये हो रही है। इसकी रीजन ये है कि ईरान जैसा मुल्क जो था उसने भी मस्कत के अंदर ईरानी लोगों ने और रिपब्लिकन पार्टी के जो इस वक्त के लोग हैं उन्होंने आपस में मुलाकात की। वो जरूरी नहीं है कि मुलाकात क्या मतलब है कि जी उनका वो कोई प्रॉक्सी बन जाएंगे, ये थोड़ी मतलब। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान ये तो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं, डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, लेकिन सैफ साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस पे नहीं छोड़ा जा सकता, ये सिफारत खानों पे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो कौन लोग हैं, मसला इस वक्त आपकी लॉबीज होती हैं, आपके कॉकस होते हैं। आपका जो इस वक्त जो रिपोर्ट बनवाई थी ट्रम्प साहब ने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ऊपर, एन पैट्रिसन साहिबा जो साबिक सफीर थी पाकिस्तान में, वो उसे लीड कर रही थी ग्रुप। ठीक है। उनके साथ जनरल माइकल जो अफगानिस्तान में काम करते रहे, वो उनके साथ को ठीक है, और उसके नीचे पूरी टीम थी। अब ये जो टीम थी, आपका काम था कि जब ये रिपोर्ट सामने आ गई थी तो इसमें बहुत सारे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान में ये उनके लिए मसले हैं, तो आपके लोगों को चाहिए हमारा कोई इनपुट जाता वहां, हाँ, इसको टैकल करते। और मैंने अपने कॉलम के अंदर लिखा था जब प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जा रहे थे कि ये रिपोर्ट आ चुकी है तो ये बहुत अच्छा मौका होगा, आप इन लोगों के साथ जो है वो राब्ता करें आपके। लेकिन हुआ ये कि हमारी तरफ से ये राब्ता नहीं हुआ। अब हम इसी चक्कर में रहे कि कैमला हैरिस शायद जीत जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे कौन से लोग हैं जो इस चीज को फोर्स ही कर सकते थे? देखिए हमारा फॉरेन ऑफिस तो नंबर 1 होता है ना जी, लेकिन उनको अंदाजा था कि ये रिपोर्ट बन रही है जी, उन्हें सबको पता था, उन्होंने पब्लिक की है रिपोर्ट। अच्छा, पब्लिक हाँ, 111 सफ़ों की रिपोर्ट है, पूरी पब्लिक करी मेरे जैसे लोगों ने। लेकिन मेहदी साहब, एक सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, एक हमारा बहुत बड़ा इदारा है, सास अदारा, वो भी बहुत सी चीजें मॉनिटर करता है। मैं एक दफा उनके हेड क्वार्टर्स में एक 2 स्टार ऑफिसर उनके साथ बैठा था, तो उसमें सरे दस्त वैसे ही जिक्र आ गया वो कैरी लूगर बिल का। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई, लेकिन बहरहाल मैं समझ गया कि हर चीज़ यहाँ पे पहली खानदगी, दूसरी खानदगी, तीसरी होती है।
तो मेरा ख्याल कि हमारे यहाँ वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शायद नहीं है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कभी भी नहीं थी और कभी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जिसे आपने जिस तरफ इशारा किया है ना, उनके पास जो है ना वो वसाइल भी हैं और उनके पास थिंक टैंक्स भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि उस थिंक टैंक्स के अंदर सिर्फ उन्हीं के लोग, तो वो एक सेट माइंड के साथ काम करते हैं, वो तो फोकस उनका महदूद होता है। उसमें अगर आप जैसे चलो महदूद ना सी तो एक स्पेसिफिक सिमत में होता है, लफ्ज़ ज्यादा स्पेसिफिक सिमत में होता है। अगर आप जैसे लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाएगा तो वो फिर तो वाइड एंगल कोई व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे लोगों की भी जरूरत है जिनका वहां पर इंटरेक्शन है, हमारे डायस्पोरा में से। हाँ बिल्कुल हमारे। अच्छा मेहदी साहब, आप तो जाते रहते हैं, हमारे डायस्पोरा में ऐसे लोग हैं? बिल्कुल ऐसे लोग वैसे तो मैं शाहिद खान साहब को ज्यादा मिला हूं, नहीं मैं लेकिन और भी लोगों को सिर्फ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों जी ओवरऑल मैं पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की भी बात कर रहा हूं, जिनका मसलन ये रिपोर्ट जब बन रही थी तो उन्होंने हवा में तो नहीं बनाई, उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को कंसल्ट किया है, पाकिस्तान के कुछ, तो आपको किया? बिल्कुल किया। और आपने तो अपना इनपुट दिया? बिल्कुल दिया। अच्छा, ये जो चीजें हैं, इन चीजों के अंदर जो है ना वो आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर हर दफा यही मसाइल होंगे। देखिए यही इस वक्त चीन के साथ आपका मसला चल रहा है। अब आपको खबरें ये मिल रही हैं कि चीन चाहता है कि ज्वाइंट टेररिस्ट फोर्स होनी चाहिए जो मिलकर काम करे। आपने इसे एड्रेस करने की कोशिश की? नहीं किया आपने रीजंस बताए उनको कि यार असल में चीन जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है तो ये नहीं हो सकता कि ये चीजें सारी खत्म हो जाए। नहीं, आपके लोग एक ही बात किए जा रहे हैं, माउंटेन और सी, वो समुद्र से गहरा और वो फलाना और धमाका, वो अफसाने हैं, वो छोड़ दें, काम करें, छोड़ दें, आप काम की बात करें कि आपने क्या कर। देखें अदम इस्तेकाम का लफ्ज वो बार बार चीनी बोल रहे थे कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम। जी। अभी जब उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो उनके बीजिंग में जो लोग काम करते हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसे आदमी से भी पूछा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्या करना चाहिए। मेरे जैसे आदमी ने उनको ये मशवरा दिया कि ये जो अदम इस्तेकाम की बात करते हैं ना, ये आपको सूट नहीं करती, क्योंकि आपके मुल्क का पॉलिटिकल वहां तो इंस्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है ना। तो आप इस तरह की बात मत करेंगे, नेगेटिव जाता है। हाँ, हमने अच्छी ये बात देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरी वजह से, लेकिन और लोगों ने लेकिन कहा अच्छी बात। लेकिन अब की दफा जब प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि अदम इस्तेकाम। इसी तरह आपको बताना पड़ेगा कि लेकिन बहरहाल आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपने मुल्क के लिए एक आपने उनको एक पूरी पिक्चर प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया। अब आपके अगर आप बहरे अरब तक पहुंचना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता लेना चाहते हैं सिर्फ 1800 किलोमीटर का, 12,000 नॉटिकल माइल को छोड़ के, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। क्यों नहीं? वो आपको बहरे अरब में बैठने देंगे जहां तो बैठे हुए तंग करने। मोर देन 40% से 60% एनर्जी गुजरती है, कभी 40 हो जाती है, कभी इसकी तादाद बढ़ जाती है, वो आपको बैठने देंगे। ये आप बनाए हुर्मुज वालों को भी तकलीफ होगी? बिल्कुल, बहुत होगी, बिल्कुल, ये सबको तकलीफ होगी। दुबई से लेकर आप चले जाएं, और ये दुनिया का नैरो तरीन समंदर है, शॉर्टेस्ट रास्ता है। मिसाल के तौर पे जब आप गवादर की बंदरगाह पे खड़े हों तो सामने मस्कत जो है ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, और प्लान तो आपका ये था कि इस पे या पुल बनाएंगे या कैप्सूल बनाएंगे। चले वो तो दूर की बात है, लेकिन आपने ये बात तो बताएं आप। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना केस ही नहीं पेश करता, इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे होता चला जाता है। अभी एक मियां साहब एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। देखिए आपका GSP प्लस जो है ना वो 2025 में खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वहां पर नई पार्लियामेंट यूरोप की आई है, और ये हमें चौधरी सरवर साहब कहते थे, मैंने बड़ी मेहनत की उसमें। उन्होंने भी की होगी और लोग भी, बस मेरे जैसे बंदे ने 2008 के अंदर उनकी पार्लियामेंट की साउथ एशियन कमेटी से खिताब किया। ये इसमें मैं बात करूंगा। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब, आप कह रहे थे कि मैंने खिताब किया वो GSP प्लस के हवाले से, कौन सी कमेटी को? 2008 में मैंने जर्मन पार्लियामेंट की साउथ एशियन कमेटी को जर्मन पार्लियामेंट में जाकर खिताब किया। ठीक है। उसके बाद जिसमें आपने एक तरह कन्वेंसिंग की फॉर GSP प्लस। GSP प्लस पर GSP प्लस हमारा टेरर की वजह से हुआ था, नीचे रोक दिया गया था या क्या, या हमें मिला नहीं था ये प्रेफरेंस? पहले तो हमें ये मिला
नहीं को था। माजी में शायद मिला नहीं, अब मिला हुआ इस वक्त, अब तो खैर मिला हुआ। फ्रांस ने हमारे खिलाफ वोट दे दिया था ट्यूनिस के कहने पर, लेकिन अगली दफा हमने फिर मैनेज किया, बल्कि मुझे भी मौका मिला था फ्रांस के अंदर बिकॉट, उस वक्त पाकिस्तान के कॉक्सस के जो पार्लियामेंट थी उसके लीडर थे, सेनेटर थे मार्साई से, तो वो उसको हेड करते थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में मुझे बुलाया था, तो वहाँ पार्लियामेंट के अंदर वहां पर आपने आवाज बुलंद की, हॉलैंड के अंदर भी, तो ये सारी जगहों पे की। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कुछ वादे वईद किए थे ब्लेस्मी लॉ के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर फांसी के हवाले से, अब वो नहीं हो सके हैं। अब वहां पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर वहां पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है इटली के अंदर। लेकिन मैं कतक लामे की माफी, फांसी अब अभी तक तो 16 साल रुकी हुई है वैसे। नहीं, वो रोकी भी होना और बात है, रोकी होना और खत्म होना और चीज है, कानून मौजूद, यानी वो चीजें नोट कर रहे होते हैं, वो नोट कर रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये होने वाला है कि देखिए यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड के जाने के बाद सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इटली में रहते हैं। अच्छा, इटली में ज्यादा इस वक्त इटली अच्छा। में। अब इटली के अंदर इस वक्त नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है और उसका रवैया दुनिया के साथ उतना अच्छा नहीं है जैसी पुरानी गवर्नमेंट्स थी। और 2 फरवरी को आपको पता है 20 साल के बाद जर्मन पार्लियामेंट कंटिन्यू नहीं कर सकी और जर्मन पार्लियामेंट टूट गई है, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो सर्वाइव नहीं कर सकी। तो 2 फरवरी को वहां भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब वहां पार्टी वैसे डोमिनेट कौन, लिकुड, सीडीयू जो है, सीडीयू जो है उसकी हुकूमत, एंजेला मर्केल जिसकी एंजेला मर्केल भी थी, हेलमट कोहल भी थे, ठीक है। जिसके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एनेट बड़े मशहूर पहले विली ब्रांट और वो सब लोग थे। तो ये लोग जो थे ना, तो ये अब ये सारी चीजें पाकिस्तान को अभी से फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला, देखिए आज ही की फिगर एहसन इकबाल साहब ने दी है कि इस साल $10 अरब की पाकिस्तान ने जीएसपी प्लस के जरिए से चीजें यूरोप को बेची हैं। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान, लेकिन इसको कंसोलिडेट करना है ना हमने, इसे आगे बढ़ाना है। हाँ, आगे बढ़ाना। पाकिस्तान की 70 चीजें अप्रूव्ड हैं, लेकिन आज वाले दिन तक 69 चीजें पाकिस्तान ने एक पैनी की भी नहीं भेजी, सिर्फ एक चीज, एक दो चीजें, सिर्फ एक चीज। अच्छा, मैंने सुना था 5-6 चीजें, और ये चीजें कहते हैं ये जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं सिर्फ वो तो एक आइटम हो गया ना। तो आपने इन चीजों के ऊपर काम करना है। अगर आपने अपनी तिजारत को $100 बिलियन तक लेके जाना है, एक्सपोर्ट्स को, तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वो तो अमेरिका है। अमेरिका पिछले साल आपने 11.11 अरब डॉलर की चीजें भेजी है, हाईएस्ट। और अच्छा मेहदी साहब, ये अक्टूबर में जो पिछला गुजरा है इसमें हमारी $3 बिलियन की एक महीने की एक्सपोर्ट गई है। रेमिटेंस नहीं, रेमिटेंस भी 3 बिलियन है और वो एक्सपोर्ट भी 3 बिलियन। अच्छा, तो ये जो जबकि इंपोर्ट हमारी 5 बिलियन है, 350 मिलियन सरप्लस आया ना, सरप्लस अक्टूबर का, एक महीने का। जी। तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीजों को अगर आप करना चाहते हैं तो इंटरनेशनली आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। आपके सिर्फ फॉरेन ऑफिस के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इस वक्त हमारे यहाँ इस पे गौर हो रहा है, मेरा ख्याल है बहुत कम, ना होने के बराबर चीजें जो है वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत को मुश्किल में डाला गया हुआ है। ये मत जो है वो बुनियादी तौर पे वो तो धरनों को और झगड़ों को डील कर रही है, जो उसके काम है वो उसको डील नहीं कर पा रही। और आज वाले दिन तक अगर आप देखें तो गैर मुल्की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी तादाद उस तरह नहीं बढ़ सकी जैसी 2016 में 2017 के अंदर हो रही थी। आप उस टारगेट को दोबारा अचीव नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है। आज की खबर है एक रोजनामा के अंदर कि जी पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है चीन का, और ये बहुत खतरनाक सूरत है। मतलब आज वो फिगर्स के साथ है, मैं सुबह ही देख रहा था और वो फिगर्स गलत है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने जो एक नोंग रोंग के से पहले भी एम्बेसडर थे, उन्हें मैंने पूछा था, शायद वो उस वक्त मैंने अचानक पूछ लिया तो वो जवाब शायद उन्होंने फौरी दे दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरमायाकारी ज्यादा, लोन कंपोनेंट कम है। जी, लोन इसमें थोड़ी वजाहत कर देता उनका जो है, क्योंकि उन्होंने जल्दी में जवाब दिया, मैंने भी जल्दी में। $15 बिलियन जो है वो लोन की, वो लोन है जिसका हमने रोल ओवर के लिए पीछे कोशिश कर रहे थे, हो गया हुआ शायद, तभी IMF से वो 11 बिलियन की सरमायाकारी, ठीक है। $26 बिलियन उनके लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये सिर्फ सीपैक के बैनर के तहत 2019 के बाद
जो है वो B2B तो जरूर कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन G2G कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये वो खतरनाक सूरत हाल है जिसको हमने तब्दील करना है, चीन की तरफ से भी। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने अभी मार्गिला जो मजाक वो हो रही थी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि हम बैलेंस रखना चाहते हैं, और मेरे जैसे लोग बहुत अरसे से ये चाहते हैं कि बैलेंस ही रखा जाए। और पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है बैलेंस रखना। बैलेंस से क्या मुराद? बैलेंस से मुराद है कि ना आपने चीन की तरफ जाना है, ना आपने अमेरिका की तरफ जाना है। आपने इन दोनों ताकतों के साथ यानी कोई दोस्ती किसी की कीमत में नहीं, किसी की कीमत में आपने पैरेलल अपने ताल्लुकात दोनों मुल्कों से रखने हैं, और दोनों मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात, देखिए इस वक्त अमेरिका आपसे ये चाहता है कि अगर आपके कारोबारी ताल्लुकात चीन के साथ हैं तो उसको कोई तकलीफ इतनी नहीं है, उसकी तकलीफ लेकिन हमारे तो दिफाई ताल्लुकात भी है। दिफाई ताल्लुकात भी खैर है, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात होगी, जब ये बात होगी लाइक उनकी फोर्स आकर पाकिस्तान में काम करेगी, तो ये परेशानी की बात है। जैसे वो ज्वाइंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो, या इस तरह की। आपको पता है कि बाहर की दुनिया के मीडिया में ये छपता रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनके 25,000 सोल्जर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आया, कि ये बात बिल्कुल झूठी है, इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे तो आज से 2 दिन पहले, बल्कि शायद कल या परसों, उनके एक अहम ओहदेदार ने इसको डिनाई किया। मेरे पास मैसेज है अभी। मैंने उनको ये चीज भेजी थी। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बैलेंस रखना है, और पाकिस्तान बैलेंस रख सकता है, और खास तौर पे उस वक्त जबकि हिंदुस्तान जो है वो भी एक ऐसी पोजीशन में काम कर रहा है कि वो भी एक तरफ अमेरिका के साथ भी है और एक तरफ चीन के साथ भी है। अच्छा, तो चीन के साथ भी वो अपने दितांत पैदा कर रहा है। तजारत तो खैर उनकी सुना 138 बिलियन डॉलर तक चली गई। तिजारत की बात नहीं मियां साहब, अभी जो उन्होंने मुआहिदा किया है अपनी एक्चुअल कंट्रोल, यानी ब्रिक्स में भी, ब्रिक्स में तो खैर नहीं आता है वो, नहीं ब्रिक्स लेकिन में है, दोनों है। ठीक है, चाइना और इंडिया। और इस तरह वो जो G20 में भी एक्चुअल कंट्रोल लाइन के ऊपर जिस तरह उनका मुआहिदा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अच्छा, मुआहिदा हो गया। हाँ, ये मुआहिदा, इस मुआहिदे के बाद ही ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी मिले। इस मुआहिदे से पहले, और इस मुआहिदे को करवाने में पुतिन साहब का बड़ा रोल है, उन्होंने इसमें रोल अदा किया। तो मकसद कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है, और पाकिस्तान अगर इसको प्लान करके आगे चले तो पाकिस्तान के लिए, देखिए आज पाकिस्तान सिर्फ स्ट्रेटेजिकली अहम नहीं है, आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी अहम है। अगर आप सी पैक को देखें तो सी पैक से लेकर अगर आप अमेरिका के कॉरिडोर को देखें जो वो हिंदुस्तान से इजराइल तक बनाना चाहता है, आप ईरान की गैस पाइपलाइन को देखें, आप सेंट्रल एशिया की गैस पाइपलाइन को देखें, हत्ता के इंडिया इंडिया की तिजारत जो है वो अगर सेंट्रल एशिया या यूरोप जाना चाहती है तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से होके जाएगा, और पाकिस्तान को निगलेक्ट कर कर कुछ भी नहीं हो सकता। और जो ये कोशिशें की भी गई चाबहार के जरिए से, तो ये लेकिन चाबहार हमें ग्वादर को कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में इस सेंस के अंदर है कि भारत ने ये कोशिश करी, भारत ने उसे डेवलप किया, और अब तालिबान के साथ मिलकर, तो मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ अमेरिका मौजूद था, तो मैंने वहां ये सवाल किया कि जी मैं ग्वादर से हो गया हूं, तो ये वो कहेंगे ये तो इंटर कॉम्प्लीमेंट्री है साहब, ये इन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। पता नहीं, आप शायद उस सिचुएशन ये थी, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन हिंदुस्तान इसको प्लान कोशिश कर रहा है, वो कोशिश करता रहेगा। आपने उसको, वो तो हर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की भी बात करता है ना, वो उस यूरोप तक, उस कॉरिडोर को भी पाकिस्तान से गुजर के जाना है। पाकिस्तान के, देखिए दुनिया में पाकिस्तान का समंदर इस खित्ते में सबसे बड़ा है, 350 नॉटिकल माइल तक हमारा। अच्छा, हमारा समुद्र का एरिया पहले 200 था, लेकिन ये हमें बढ़ा दी गई थी हमारी ने अपने दौर में यूनाइटेड नेशन की में जाके वहां, तो ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद को बढ़वाया गया था। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा जो है वो समंदर है। हाँ ठीक है, बलोचिस्तान के बाद सबसे बड़ा सूबा जो है समंदर है, लेकिन हमने आज वाले दिन तक समंदर को एक्सप्लोर नहीं किया है। समंदर हमारा, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे पास इसके एसेट्स हैं, इसके एसेट्स भी हैं, और अगर सिर्फ इसकी तिजारती गुजरगाह में भी प्लान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इसके अंदर है। हमने तो इसको अभी जो सहात के हवाले से, जो आपकी टूरिज्म के हवाले से, हमने तो उस पर भी बिल्कुल कोशिश नहीं करी। ऐसे अल्लाह की तरफ से स्पॉट हैं, मोर देन 6
जहां पर जो शर्मुल शेख से या ट्यूनिस से भी आला दर्जे की जगह है, जहां पर दुनिया आना चाहेगी, खास तौर पे जो मौसम ये शुरू हो रहा है इसी बलोचिस्तान और सिंध के इलाके जो समंदरी हदूद है। लेकिन हमने जो है कोशिश नहीं करी है, आइडेंटिफाई हुए हैं। अच्छा, उस पर एक के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत रिसोर्ट बनाई है, कोई प्लान किया है। लेकिन अभी रिसोर्ट तक तो नहीं गए, लेकिन इसको दुनिया डेवलप करने के लिए तैयार है। तो आपने अब चीजों को थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा मेहदी साहब, जब दुनिया डेवलप करने पे आती है तो फिर उसमें अलग तनकीद होती है जी, मुल्क बेचता है इन्होंने। देखिए यार, दुनिया में मियां साहब इस वक्त आप देखें जितना चीन के अंदर कारोबार हो रहा है, ये सारे चीन के पैसे तो नहीं है, नहीं, ये अमेरिका के पैसे हैं। ज्यादा जी, अमेरिका और यूरोप की कोई ऐसी कंपनी बता दें जो चीन में नहीं है, जो चीन में नहीं है या चीन के किसी बड़े शहर में नहीं है। 600 से 700 कंपनियां ऐसी हैं जो चीन के शहर चंदू जैसे में मौजूद है। मैं बीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको आज आप जो बेंगलोर है इंडिया का, वहां किसकी इन्वेस्टमेंट है, किसने पैसे लगाए हुए हैं? हाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको करनी पड़ेगी। देखिए, नहीं, आपका मतलब कि हम उन हमाकतों से थोड़ा बाहर आ जाएं। हाँ। ये जो हमने अपने ऊपर तारी कर ली है, देखिए हमने गुलामी कबूल नहीं है, फलानी है, सूबाई सतह के ऊपर आज वाले दिन तक हमारा कोई ऐसा लाइजोन का सिलसिला नहीं है। इंडिया की इस वक्त तकरीबन तमाम स्टेट्स का लाइजोन, इंडिया के सूबे जो हैं उनका पूरा एक ताल्लुक है जो यूरोप और अमेरिका और चीन के साथ बराह रास्त, और वो उसके जरिए से फेडरेशन की मर्जी से कॉन्करेंस होती है, उनकी वो होती है, सारी चीजें मौजूद है। लेकिन वो जो है जब उनको कोई गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए होती है तो वो सॉवरेन गारंटी तो डेली देगा। लेकिन पाकिस्तान में कदगन तो नहीं है, कदगन नहीं है, लेकिन काम नहीं हुआ हुआ, काम नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बता, कदगन तो कोई कदगन नहीं, किसी सूबे के अंदर कोई ऐसी चीज आपको नजर आई हो जिसके अंदर मौजूद हो? मेरा ख्याल शहबाज शरीफ के दौर में इन्होंने कुछ किए थे, साहब के दौर में पंजाब ने कुछ किए थे, चीन के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, लेकिन बहुत जल्दी उस कमेटी को खत्म कर दिया गया था और वो कमेटी फिर। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम में आपने तो इतना मुझे इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो आपके साथ तो कोई 100 प्रोग्राम होंगे, तो बात खत्म होगी। एक सवाल चलते चलते कर लेते हैं, चीन वाकई नाराज था हमसे किसी स्टेज पे, और किसने किया? देखिए, चीन नाराज, देखे मियां साहब, अगर चीन नाराज ना हो तो ये जवाब दे दें। हाँ। आपकी अपनी चीनियों से बड़ी दोस्ती है। नहीं, हमारे बाकी वो भाई हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। देखिए, बात असल में ये मियां साहब के एक काम, ये स्टूडियो है, ठीक है, ये स्टूडियो जिसने पैसे लगाए हैं वो ये चाहेगा कि ये स्टूडियो बंद हो जाए। आपने उनके पैसे लगवा दिए और पैसे लगवाने के बाद आपने कहा कि हम इसे फ्रीज कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम उनके $26 बिलियन फ्रीज कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पैसे इसलिए नहीं लगाए थे कि ये पैसों की वापसी ना हो। हाँ। आज वाले दिन तक उनके एक पैनी की भी वापसी नहीं हुई। देखिए, अगर आप उनसे बात करें, और सुना है रज़ाक दाऊद साहब ने भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। रज़ाक दाऊद साहब ने खान साहब की हुकूमत में आर्टिकल लिखा फाइनेंशियल उनको क्या लंदन में, इमरान खान साहब की मर्जी, उनकी मर्जी से, इमरान खान बल्कि उनकी इमाम पे। हाँ, इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इसमें करप्शन है, इसमें ये है, चीन ने लूट लिया, ये तो चीन पे ऊपर ये था। तो उसके बाद चीन को ये होश आया, उसने कहा कि ये तो हम बड़े खतरनाक रास्ते पे चल पड़े हैं। और इसीलिए मैं अर्ज कर चुका हूं कि 2017 के बाद से पाकिस्तान के साथ चीन का कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ, और 2019 के बाद कोई भी नए मुआहिदे को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो 2019 के बाद कोई नई चीज नहीं। देखिए, वो ये कहते हैं कि ये जो बिजली लगाई थी, ये बिजली के कारखाने हमने तो इसलिए लगाए थे कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होनी थी और बिजली की जरूरत पड़नी थी, और वो हमारी इंडस्ट्री आगे काम, वो तो इंडस्ट्री शिफ्ट ही नहीं हुई। दूसरे नंबर पे मैंने सुना है रशिया कई में कुछ 1-2 प्लांट्स चल रहे हैं, चल तो चाइनीज प्लांट्स, चाइनीज कुछ प्रोजेक्ट्स हैं छोटे मोटे, एक सेंचुरी स्टील है, एक और इस तरह फैसलाबाद में भी चल रहे हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर। मसलन सिरेमिक्स की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री फैसलाबाद में चीनियों की चल रही है। इसी शहर लाहौर में गारमेंट्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री अब चीनियों की है, ये जो कालाशाह के नाम एरिया में। नहीं, कालाशाह काकू नहीं, जब आप मुल्तान रोड के ऊपर जाते हैं,
अभी वैसे नई गवर्नमेंट ने मरियम साहिबा की, उनको एक और जमीन भी, अब वो वहां पर जो है बाकायदा अपना इंडस्ट्रियल जोन पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा अपना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो वो एक खातून है चीनी, जो असल में इस सारे सारा लुक आफ्टर कर रही है। लाहौर कैंट में वैसे अपना ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन उनकी जो दोनों फैक्ट्रियां, इत्तेफाक से उनकी एक फैक्ट्री को मुझे विजिट करने का मौका मिला था इधर लाहौर में। अच्छा, वो अपना गारमेंट्स की वो अपना एक चीज भी पाकिस्तान में नहीं सेल करते, उनकी वो तमाम चीजें बाहर ही जाती हैं अमेरिका। उनका ऑलरेडी दुनिया की बड़े ब्रांड्स के साथ मुआहिदा हुआ है, वो उनको बना कर देते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड, उसकी हर चीज जो है वो उसी लेवल पर मेंटेन की जाती है। तो चीन नाराज बिल्कुल था, और मैं समझता हूं अब क्या है, अब तो वो कहते हैं हम फेज 2 चलाएंगे, आज वाले दिन तक मैं समझता हूं कि चीन की तरफ से गुफ्तगू ज्यादा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई काबिल जिक्र कोशिश नहीं। उनको बहुत दुख है, प्लानिंग डिवीजन को वो समझते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके चले। तो हमें कुछ चीज़ों को रीशफल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो हमें दोनों तरफ से, अमेरिका हो या चीन हो, हमें बेहतरी की उम्मीद है। हमें वैसे आसन इकबाल तो बड़े प्लानिंग विजिट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चीनियों से बड़ा जोर तो बड़ा मारते हैं तो चीनी आपसे ये कहेंगे कि प्लानिंग डिवीजन के अंदर कैपेसिटी का मसला है, कैपेसिटी प्लानिंग डिवीजन के अंदर उनका दावा ये है, अब आपने बहुत खुलकर बात कर दी, उनका दावा ये है कि ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो इमरान खान के दौर में या उससे पहले भी थे और उनको तंग कर रहे थे। ठीक। बल्कि इमरान खान ने उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया पे जा रहे हैं लास्ट को ही। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए ये सारी बातें कि ट्रम्प जो है, देखिए ट्रम्प ने इजराइल के साथ ही खड़े रहना है। यहां अगर किसी का ये ख्याल है कि वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं रहेगा तो ऐसा बिल्कुल खामख्याली। उसने बड़े बरमला कहा था कि आप ईरान की उन तंसीबात पर हमला करें जो न्यूक्लियर तंसीबात है। तो वो इसलिए, और आपने जिन लोगों को देखा है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर आए हैं, उन्होंने इस इलाके में उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है। वो जनाब बहुत शुक्रिया जी मेहदी साहब, बहुत मजा आया जनाब, और आपसे कुछ और प्रोग्राम और करने हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। देखिए ये बहुत से मिसकंसेप्ट जो हमने ना गलत उलाम तस्वर आज डिस्कस हुए हैं ट्रम्प के बारे में, जो हमारे यहाँ एक अफसानवी किस्म की, एक तस्वराती किस्म की बातें की जा रही हैं, वो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, पेंटागन की अपना एक पॉलिसी प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक चला जाता है। कोई अकेले ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने इसमें अपना ऐसा रोल प्ले करना है कि चीज़ों पे गहरी नज़र रखनी है, प्रिपेयर्ड रहना है, और किसी के साथ दोस्ती किसी की कीमत पर किसी तौर पे भी नहीं रखनी। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।